हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं अंकित पटेल आप सभी भावी शिक्षकों का टीचर्स एग्जाम स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सुपर टीईटी के अंतर्गत हम लोग शिक्षण कौशल पर चर्चा कर रहे थे और आज के इस वीडियो में शिक्षण अधिगम के सिद्धांत की हम लोग चर्चा करेंगे। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत दोस्तों होते क्या हैं? शिक्षण एक कला है और शिक्षक एक कलाकार है। जिस प्रकार प्रत्येक कला के कुछ सिद्धांत होते हैं, उसी तरह शिक्षक के भी कुछ सिद्धांत होते हैं जिन्हें हम शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। शिक्षण अधिगम के जो सिद्धांत होते हैं मित्रों, ये शिक्षण अधिगम के सिद्धांत शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। तो आपको यानी शिक्षक को शिक्षण अधिगम के सिद्धांतों का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। आइए हम कुछ प्रमुख शिक्षण के सिद्धांतों की चर्चा करें। पहले यहाँ पर लिखा हुआ है करके सीखने का सिद्धांत। लर्निंग बाय डूइंग, जो भी कार्य बालक स्वयं करता है और उस कार्य के द्वारा वो सीखता है तो उसका वह सीखना स्थायी सीखना होता है। फ्रॉबल महोदय कहती हैं कि बालक कार्य करके ही सीखते हैं और क्रिया द्वारा सीखना स्थायी सीखना होता है। तो करके जो बालक स्वयं करके सीखते हैं उसका वह सीखना स्थायी सीखना होता है। और आपको याद रखना है कि शारीरिक क्रियाशीलता और मानसिक क्रियाशीलता दो प्रकार की होती है। सीखने के लिए जरूरी है कि छात्र क्रियाशील हो। जब वो क्रियाशील रहेगा तभी वह सीख पाएगा। तो ये है करके सीखने का सिद्धांत। मित्रों, अगला है प्रेरणा का सिद्धांत। और यहाँ पर प्रेरणा का सिद्धांत का क्या मतलब है, देखिएगा। जब कोई बालक अच्छा प्रदर्शन करता है तो हम चाहते हैं कि वह बार बार अच्छा प्रदर्शन करे और इसके लिए हम उसके प्रोत्साहन देते हैं, यानी हम उसको प्रेरणा देते हैं। और प्रेरणा किस रूप में देखते हैं? या तो हम उसको शाबाशी देते हैं कि आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, तो हम कहते हैं शाबाश या अच्छा या उत्तम। और या तो हम उसे पुरस्कार देते हैं ताकि वह बार बार इसी प्रकार का प्रदर्शन करता रहे। तो ये होती है प्रेरणा, ताकि वह बार बार ऐसा प्रदर्शन करता रहे। कई और तरीके से भी प्रेरणा दी जा सकती है। तो यहाँ पर यह था प्रेरणा का सिद्धांत। अगला है रुचि का सिद्धांत। देखिएगा, कक्ष में बालकों का आप जो पढ़ा रहे हैं उसके प्रति रुचि होना बहुत जरूरी है। और बालक की रुचि उस विषय के प्रति, उस टॉपिक के प्रति कब होगी? जब आप उसके अंदर उस चैप्टर के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न कर दें। जब आप प्रस्तावना कौशल भूमिका बताएंगे उस चैप्टर की, तो भूमिका में आप बच्चे को तत्पर कर दें, उसे जिज्ञासा उत्पन्न कर दें उसके अंदर उस पाठ को जानने के लिए। तो यह होता है, अगर आप रुचि उत्पन्न कर देते हैं तो बालक उस पाठ में रुचि लेने लगता है और यह कहलाता है रुचि का सिद्धांत है। और यहाँ पर जिज्ञासा बहुत जरूरी है। पाठ्य वस्तु में एकाग्रता रुचि के सिद्धांत पर आधारित है। यदि बालक रुचि ले रहा होगा तो एकाग्रता से आपको सुन रहा होगा, पाठ में उसका मन लगेगा। और यदि रुचि नहीं ले रहा होगा तो उस पाठ को नहीं सीख पाएगा। अगला है निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। प्रत्येक पाठ के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं, कुछ निश्चित लक्ष्य होते हैं और उसी दिशा में शिक्षण कार्य किया जाता है। तो ये है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। बिना उद्देश्य के कोई भी शिक्षण कार्य नहीं होता है मित्रों। अगला है नियोजन का सिद्धांत। तो योजना, जब आप कक्ष में पढ़ाने जाते हैं तो किसी न किसी प्रकार की योजना बना के ही जाते हैं कि हमें क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, किन विधियों से पढ़ाना है। ये होता है नियोजन का सिद्धांत। तो आपको नियोजन का सिद्धांत भी याद रखना है मित्रों। अगला है चयन का सिद्धांत। तो चयन का सिद्धांत क्या है मित्रों? देखिए, वर्तमान समय में कोई भी विषय हो अपने आप में ज्ञान का भंडार है, बहुत बड़ा सागर के समान होता है। तो ये संभव नहीं है कि एक व्यक्ति सभी पक्षों को लेकर आगे बढ़ सके। तो हमें विषय के सभी पक्षों की गहराई से अध्ययन कर सके, ऐसा तो संभव है नहीं। तो हमें क्या करना होता है? सिलेक्शन करना होता है, चयन करना होता है। तो छात्रों की मानसिक और परिपक्वता निर्धारित उद्देश्य, शिक्षण कुशलता, समय अवधि तथा साधन सुविधाओं को ध्यान में रखकर विषय वस्तु का चयन किया जाता है। देखिएगा, बहुत ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता जब तक हम पाठ्य विषय वस्तु के अनुसार ना पढ़ें, पाठ्यक्रम सिलेबस के अनुसार ना पढ़ें। तो आपका सिलेक्शन भी होना चाहिए कि सिलेबस में क्या है वही तो पढ़ेंगे। जैसे आप गणित पढ़ रहे हैं तो गणित तो बहुत सारी होती है, स्टैंडर्ड एडवांस गणित भी होती है और अंक गणित भी आपकी होती, बहुत सारी होती है। लेकिन आपके सिलेबस में जो कुछ है आप वही पढ़ेंगे।
तो ये कहने का मतलब है प्रत्येक विषय अपने आप में एक सागर के समान होता है, लेकिन आपको सिलेबस के अनुसार चयन करना है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। आवृत्ति का सिद्धांत, इसका मतलब है कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। ये आपने सुना होगा। आवृत्ति का मतलब होता है कि बार बार उसका रिवीजन करना। अभ्यास का नियम, थॉर्नडाइक का अभ्यास का नियम आप जानते होंगे। आवृत्ति करने से क्या होता है, वो ज्ञान हमारा स्थायी हो जाता है। तो आपको इसको याद रखना है। व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, कोई भी दो बालक एक सी नहीं होते हैं। उनके सीखने के तरीके, उनके हाव भाव, उनकी आदतें, सब में अंतर होता है। इसे इंडिविजुअल डिफरेंस कहा जाता है और इसी इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखकर शिक्षक को अपना शिक्षण कार्य करना होता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप जिस विधि से बता रहे हैं उस विधि से सभी बच्चों को समझ में आ जाए। हो सकता है कोई बालक दूसरी विधि से समझे, उस विधि से उसको समझ में ना आए। तो आपको सभी को ध्यान में रखते हुए कार्य करना होता है। ये होता है व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। अगला है जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। आप जो भी पढ़ा रहे हैं उस पाठ का कहीं ना कहीं पर जीवन में उपयोग होता ही है, तो आप उसको बालक को जरूर बताएं, क्योंकि जब बालक को ये पता चलेगा कि ये जो चीज़ है हमारे जीवन से संबंधित है, हमारे जीवन में उपयोगी है, तो निश्चित रूप से वह उसमें रुचि लेगा, इंटरेस्ट लेगा। तो आपको ये बात याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ जो नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो होता है, वो भी जो जीवन से जोड़ने का जो संबंध है, जीवन से संबंध स्थापित करने का जो श्रेय है, वो भी प्रदान करता है कि जोड़ने की बात करता है, जीवन से संबंध जोड़ने की बात करता है। यहाँ पर लिखा हुआ लोकतंत्रीय या जनतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत, इसका मतलब होता है कि शिक्षक हमेशा ध्यान रखे कि वह कक्षा में सभी बच्चों का शिक्षक है, किसी एक का शिक्षक नहीं होता है शिक्षक। तो शिक्षक को हमेशा याद रखना चाहिए कि वह सभी का शिक्षक है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार की बच्चों में निष्पक्षता, सही प्रकार की निष्पक्ष रूप से उसको कार्य करना चाहिए। उसके लिए सभी बच्चे समान होते हैं और ये है आपका लोकतंत्रीय या जनतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत। अगला है विभाजन का सिद्धांत, जिसे हम लघु सोपानों के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। देखिए, चैप्टर अगर बहुत बड़ा होता है तो हम उसे टुकड़ों में बांट कर पढ़ते हैं। टुकड़ों में बांटकर विभाजित करके पढ़ना ही विभाजन का सिद्धांत कहलाता है। तो ये होता है आपका विभाजन का सिद्धांत। विभाजन का सिद्धांत क्यों जरूरी है? शिक्षण स्वयं एक व्यापक प्रक्रिया है और इसको सफल बनाने का सबसे सरल तरीका है विभाजित करके पढ़ाया जाए। शिक्षक को चाहिए कि पाठ्यवस्तु को विभाजित करके सरल से कठिन की ओर अग्रसर हो, ताकि क्रमबद्धता बनी रहे। ठीक है ना? तो ये चीज आपको है। जैसे आप व्याकरण का ज्ञान दे रहे हैं तो आप पहले अक्षर का ज्ञान देंगे, शब्द बनाना सिखाएंगे, फिर वाक्य कैसे बनाए जाते हैं यह बताएंगे, तब व्याकरण दृष्टि से इसका प्रयोग कर पाएगा बालक। सहसंबंध का सिद्धांत, देखिएगा, सहसंबंध का सिद्धांत का मतलब ये होता है कि मित्रों, एक जो सहसंबंध का मतलब है कि एक विषय दूसरे विषय से रिलेट करता है। जैसे अगर गणित और विज्ञान की बात करें तो काफ़ी जगह इस सिद्धांत का अर्थ ये है मित्रों कि जब भी किसी एक विषय को पढ़ाया जाए तो उसका संबंध दूसरे अथवा विभिन्न विषयों के साथ जोड़ा जाए। जैसे इतिहास विषय में हम हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में पढ़ाते हैं, तो उस समय शिक्षक को उसकी भौगोलिक परिप्रेक्ष्य को भी प्रस्तुत कर देना चाहिए कि वो है कहाँ पर स्थित है। तो जहाँ यह युद्ध लड़ा गया है, तो यह सहसंबंध का सिद्धांत आपका होगा कि आपने हल्दी घाटी भी पढ़ा दिया और साथ में जो हल्दी घाटी है जहाँ पर, उसको लोकेट भी कर दिया नक्शे में कि ये यहाँ पर है। तो दो चीज़ें यहाँ पर, भूगोल की भी उसको जानकारी हुई और इतिहास की भी उसको जानकारी हुई। ऐसा ही मैं गणित और साइंस की बात कर रहा था, कई चीज़ें रिलेट कर जाती हैं। तो ये सहसंबंध का सिद्धांत होता है। दोस्तों, ये है आपके शिक्षण के विभिन्न सिद्धांत, इनको आप बनाइएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टीचर्स एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।